नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं राजेंद्र यादव जी द्वारा रचित कहानी टूटना। इसका एक भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और आज यह इसका दूसरा भाग है। आधुनिक कहानियों में संकलित कहानियों में से यह एक प्रमुख कहानी है। इसके अलावा चीफ की दावत, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, परिंदे जैसी कहानियां हम पढ़ चुके हैं। टूटना के अंतर्गत हमने अभी तक की कथा में देखा कि एक व्यक्ति है किशोर, वह बार बार स्वयं को तुलना कर रहा है मिस्टर दीक्षित से। मिस्टर दीक्षित उसके ससुर हैं और उसकी पत्नी उसे छोड़ के 8 साल से वो दोनों अलग रह रहे हैं, छोड़ के जा चुकी है। अब उसकी पत्नी का एक पत्र आता है जिसमें वो पुरानी बातों को भूलने के लिए कहती है कि क्या हम पुरानी बातों को भूल नहीं सकते। ये पत्र जो है किशोर के मन को व्यथित कर देता है, उद्वेलित कर देता है और किशोर बार बार अपनी पूर्व की स्मृतियों में खो जाता है। साथ ही उसे ये आभास नहीं रहता कि सामने वाले व्यक्ति से उसे क्या प्रश्न करना है और क्या प्रश्न नहीं करना चाहिए। यानी वो मानसिक उहापोह की स्थिति में है जहाँ सही गलत की पहचान उसे नहीं हो पा रही। वो बहुत ज़्यादा मन से व्यथित है, इसलिए वो अवसाद की इस स्थिति में है। वो खुश होने की कोशिश कर रहा है, दिखावे की ज़िंदगी जी रहा है, अमीर व्यक्ति बनना चाह रहा है, लेकिन वह वास्तव में सुखी है अथवा नहीं, यह आज की कहानी में हम जानेंगे। और जानेंगे कि पूर्व में ऐसा क्या हुआ था कि किशोर के व्यक्तित्व में यह व्यापक बदलाव आया है। वो क्यों अपने आप को बदलना चाहता है और क्या वह स्वयं को बदलने के बाद खुश रह पाता है इस दिखावे की जिंदगी से, यह सब जानेंगे हम आज के अंक में। तो आइए शुरू करते हैं। रमन ड्राइवर के पास बैठा था, पीछे वह यानी कि किशोर अकेला बैठा बैठा पाइप पीता रहा। चौराहे की लाल रोशनी ने जब रोका तो अचानक कुछ याद आ गया। वो इस तरह कहा, रमन, मैकफेरी वर्टन वाली फाइल आते ही एकदम तैयार कर देनी है। शाम को लोकल डायरेक्टर्स की मीटिंग है, घर पर बोल देना, शायद कुछ देर हो जाए। और हाँ, क्राउन वाले गर्ग साहब को मना कर देना कि मैं शायद आ नहीं पाऊंगा। फिर ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी 5 बजे गर्ग साहब को चाहिए। 7:30 बजे तक यहीं आ जाना, हमें थोड़ा रुकना होगा। वह जानता है मिसेस गर्ग यानी निर्मला भाभी ऐसी महिलाएं जिन्हें देखकर श्रद्धा होती है। हताशा के अनेक क्षणों में भी उन्होंने ही किशोर को बिखरने और टूटने से बचाया है, जैसा कि कहानी का नाम है टूटना। लेकिन जाने क्या चीज है जो उसके भीतर संतुष्ट होती है और वह जो यों की गर्ग को लाल चंदानी के साथ घूमने को गाड़ी दे देता है। उसे इसमें कुछ भी अनुचित नहीं लगता, लेकिन आज मानो विशेष तृप्ति हुई। उसने रामन से मजाक करना चाहा, इस उल्टे सीधे टाइम से तो तुम्हारी पत्नी खासी बोर हो जाती होगी। हो सकता है उस बेचारी ने आज कोई प्रोग्राम बना रखा हो। वह जेब से डायरी निकाल कर कुछ देखता है। तुम्हारी पत्नी को देर से आने पर शक नहीं होता? उसे लगा जैसे उसने यह बात के मजाक में रमन से कह दिया हो, लेकिन कहा नहीं था, सिर्फ सोच कर रह गया था, क्योंकि प्रतीक्षा के बाद भी रमन की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा मजाक तो वह कर भी नहीं सकता। तंबाकू भरने के लिए पाउच को दोनों जेबों में देखा तो लगा सुबह से जिस चीज को वह टाले जा रहा है वह जूते की कील की तरह और बाहर निकल आई है, अधिक गहराई में छेदती है। क्लब में यानी कि उसकी जो पुरानी यादें हैं। दृश्य बदलता है। क्लब के पोर्च से जब किशोर की बैंगर्ड घूमकर बाहर निकली तो व्हाइट लेबल के 5-6 पैग नसों में तैर रहे थे। व्हाइट लेबल के है ना, विस्की जो भी थी। सड़क तनी हुई डोरी के तरह हवा से थरथराती लगती थी। लेक के बीच से गुजरते हुए अंधेरी सी जगह में अचानक गाड़ी छिटक गई। स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़े देर तक वह यूं ही शून्य सा देखता रहा। फिर झटके से चाबी खींची, बाहर आया और फटाक से दरवाजा बंद करके एक बेंच पर आ बैठा। लगातार कोई चीज कानों में सन गूंज रही थी, ठीक वैसी ही आवाज जैसी रेल की सुनसान पटरियों के किनारे खड़े टेलीग्राफ के खंभों में गूंजती है। वह महसूस करता रहा सुबह से एक ही सवाल उसके आसपास मंडरा रहा है, लीना ने 8 साल बाद उसे क्यों लिखा? सुबह जब उसे लीना का खत मिला था तो कयास पूर्वक उसने कुछ नहीं सोचा था, कुछ भी नहीं। एक तल्ख मुस्कान से सिर्फ उस लाइन को पढ़ लिया था, क्या हम लोग अतीत को भुला नहीं सकते? अतीत? कौन सा अतीत? प्रश्नवाचक चिन्ह। अतीत को अपने साथ रखना अब उसका अभ्यास नहीं रह गया, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। बस मन में एक बात आई थी कि आज मैं इस लायक हो गया हूँ, इसलिए ना
8 साल बाद किस अतीत को भूलने की बात लीना करती है? इन पिछले 8 वर्षों वाला अतीत या वह जो इनसे पहले बीता था, और इसी तरह की कोई चीज लगातार कहीं घुमड़ रही है, इसे वह जरूर महसूस करता रहा। इस समय लगा घुमड़ते हुए इस निराकार ने प्राय स्पष्ट प्रश्न का एक रूप ले लिया है। आखिर उसने क्यों लिखा? उस जिद्दी, दम्भी, उद्दत, स्वाभिमानिनी औरत ने कितनी मुश्किल से अपने को यह पत्र लिखने के लिए तैयार किया होगा, यह सिर्फ किशोर ही महसूस कर सकता था। हो सकता है इन पिछले 8 वर्षों में रात दिन लगातार वह अपने आप को इस बात के लिए ही तैयार करती रही हो, इस एक लाइन को लिखने के लिए। और क्या इस एक लाइन में कुछ यूं ही ढंग से लिखकर वह कहीं अपना ही पडला तो भारी रखना नहीं चाहती है, लेकिन उसकी पहल करके पत्र लिखने के धरातल तक उत्तर आना ही क्या, और क्या वह स्वयं इसी की आशंका भरी प्रत्याशा नहीं कर रहा था। देखिए, राजेंद्र यादव की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, भावों को क्लिष्टता के साथ, यानी सरल शब्दों में मुंशी प्रेमचंद की तरह वो नहीं रखते, क्लिष्टता के साथ रखते हैं। आधुनिक बोध के कथाकार हैं, मन्नू भंडारी जी के पति हैं, और इन दोनों ने एक साथ में बैठ के एक रचना लिखी थी, 1 इंच मुस्कान। दोनों पति पत्नियों ने आधा आधा उसको लिखा था। 2nd ग्रेड आरपीएससी 2nd ग्रेड के एग्जाम में पूछी हुई ये रचना है, साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। यूपी टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है कि मनु भंडारी प्लस राजेंद्र यादव की सहयोग रूप से लिखी हुई रचना कौन सी है, तो संयुक्त रूप से इन्होंने लिखी थी 1 इंच मुस्कान। मनु भंडारी जी और राजेंद्र यादव जी ने शादी की थी लव मैरिज। बाद में इनके एक बेटी भी थी, रजनी नाम था शायद उसका। मनु भंडारी संपूर्ण परिचय करके रचनाकार वीडियो के अंतर्गत मैंने डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, उसमें आप देख लीजिए। मनु भंडारी की रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं। साथ ही मनु भंडारी का बेहतरीन उपन्यास आपका बंटी हमने अपने चैनल पे पूरा पढ़ा है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही रोचक और वर्तमान में प्रासंगिक उपन्यास है। तो कुछ दिनों बाद उनकी एक आत्मकथा है मनु भंडारी जी की, एक कहानी यह भी। कुछ समय बाद इन दोनों के जो संबंध थे, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी जी, तो उनमें भी तल्खी आ गई थी, थोड़ा सा परेशानी या कह लीजिए डिस्टर्बेंस जैसी चीज इनके व्यक्तिगत संबंधों में भी आ गई थी। तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपने जीवन में जब अनुभव करता है उस चीज को वो बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाता है, सहज अनुभूति को वह बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाता है। ये सारी चीजें परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बताना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए आपको बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि यह उन लेखिका के पति हैं जिन्होंने आपका बंटी उपन्यास लिखा है, यह उन्हीं के पति हैं। अगला दृश्य बदलता है। ऐसा नहीं है कि खुद किशोर के मन में हर दिन कम से कम एक बार यह बात ना आती हो कि बहुत हुआ वह लीना को लिख दे, लेकिन हर रोज किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, या कहो जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था उसकी शक्ति का वह प्रतिरोध करता रहा। ओल्ड मैन इज द सी फिल्म का एक दृश्य इन 8 वर्षों में हजारों ही बार उसके सामने आया। शराब खाने में बूढ़ा मेज पर कोहनी टिकाए किसी से पंजा लड़ा रहा है। पंजा नहीं, दोनों ने एक दूसरे की हथेली को अपनी पकड़ में ले रखा और दोनों ताकत आजमा रहे हैं कि कब कौन किसके हाथ को मोड़कर मेज पर झुका दे। ताकत से अधिक वह धैर्य का खेल है। एक सीमा तक आकर शक्ति रुक जाती है और धैर्य पूर्वक दूसरे की हिम्मत टूट जाने की प्रतीक्षा चलती रहती है। कभी कभी उसे लगता है दूसरा हाथ लीना का है, लेकिन अक्सर प्रतिरोधी के रूप में जिसका हाथ वह महसूस करता है उसी व्यक्ति का सिर्फ नाम सामने है, चेहरा आज स्पष्ट याद नहीं आता। अनेक चेहरों में वह इतना घुल मिल गया है कि लगता है कि इस तरीका का कभी चेहरा था भी या नहीं, और यह संघर्ष निरंतर उस निराकार चेहरे वाले व्यक्ति से चल रहा है। दांत भींचे, सांस रोके, दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहले किसकी नसें ढीली पड़ती हैं। कहने का तात्पर्य है कि इससे हमें ये समझ में आता है कि किशोर की जो पिछली जिंदगी है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे वह कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता की भावना रखता है, जो कि उसके सामने आके बार बार उसे नीचा दिखाने का, हीन दिखाने का जिन्होंने प्रयास किया, अब वह उन सबसे बदला लेने के लिए सर्वोत्कृष्ट बन जाना चाहता है। और लेकिन फिर भी कितना भी वो बाहर से दिखावा कर ले, उसके मन में वो चेहरे बार बार घुमड़ते रहते हैं और कभी कभी आपस में मिल भी जाते हैं कि सबसे ज़्यादा उसे दुखी किसने किया, दीक्षित ने, या फिर उसकी पत्नी लीना ने, अथवा लीना के मित्रों ने, अथवा उसके पड़ोसियों ने, अथवा रिश्तेदारों ने। इसीलिए वो स्पष्ट चेहरा उसकी स्मृतियों में नहीं आ पाता, बस वो निरंतर अपने विचारों में उनसे संघर्ष करता रहता है।
आगे देखते हैं, लीना से वह 8 वर्षों से नहीं मिला और अब तो इस स्थिति को स्वीकार कर चुका है कि आगे मिलने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ताकत आजमाती पसीने से पसीजी एक सख्त हथेली का स्पर्श एक पल को उसकी चेतना से ओझल नहीं हुआ। सुबह शायद उसे खुशी ही हुई थी, एक निर्दयी खुशी की खट की आवाज के साथ उसने लीना के हाथ को मेज पर झुके हुए पाया। फिर लगा वह लीना का हाथ नहीं, एक दूसरा सख्त हाथ है। यानी कि वो ऐसे कल्पना करता रहता है कि उन सारे व्यक्तियों से जिन्होंने उसे परेशान किया, कमजोर समझा, उनसे लड़ने की यानी पंजा लड़ाने यानी बराबरी की स्थिति में है और वो आशा कर रहा है कि वो उन सबको हरा देगा। सुबह की यह निष्करुण क्रूर प्रसन्नता का सुख सांस तक धीरे धीरे अनजाने ही एक अजीब से अवसाद में बदलता चला गया, यानी टेंशन में बदलता चला गया, डिप्रेशन में बदलता चला गया। वह अचेतन की एक आवेगमयी इच्छा से लड़ता रहा कि सुबह दिल्ली ना जाकर प्लेन से सीधा लीना के पास जाए और उस हारी थकी जर्जर पराजिता को बाहों में उठा ले। लीना, मेरी लीना, मुझे माफ कर दो। कैसे हो गई होगी इतने 8 वर्षों में लीना? जब वे अलग हुए थे तो वह 26 की थी, आज 34 की होगी। काले केशों में सफ़ेद धारियां उभर आई होंगी, चेहरे पर उम्र का पकाव झलकने लगा होगा और शरीर फैल या सूख कर वह नहीं रह गया होगा जिसे वह अंग अंग सांचे में ढला कहकर कहा करता था। नहीं, अब उस थकी हारी टूटी प्रौढ़ा का सामना करने का साहस भी तो किशोर में नहीं है। अपराध आरोपती निगाहों से वह कैसे दो चार हो सकेगा? सचमुच बेचारी कहीं बहुत मजबूर ही हो उठी होगी, वरना कैसे उसे यह पत्र लिख पाती है। वो सोचता है कि उसकी पत्नी, जिसके सौंदर्य का वह वर्णन किया करता था, जब अलग हुई थी तब वो 26 साल की थी, अब 34 की हो गई होगी, 8 साल हो गए हैं। तो अब वो सोचता है कि कैसी होगी, वो कैसी लगती होगी। कल्पना करता है कि जरूर थक गई होगी, कुछ मजबूरी रही होगी, तभी उसने मुझे ये पत्र लिखा है, वरना वो क्यों लिखती। देर तक आंसू किशोर के गालों पर ढुलकते रहे। लेक के पार किनारे किनारे रेल गुजर रही थी और उसकी रोशनियां पानी के भीतर सुनहरी कांतर जैसी सरकती जा रही थी। कांतर, देखिए आपने, जीव होता है कांतर। क्या वे लोग सच ही दुर्भाग्य बनकर एक दूसरे की जिंदगी में आए थे? तो किशोर है अपने दाम्पत्य जीवन की पूर्व स्मृतियों को याद कर रहा है। अब एक और दृश्य बदलता है। वो सोचता है, क्या मेरा दुर्भाग्य था क्या लीना मेरी जिंदगी में आई, या हम दोनों का दुर्भाग्य था कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आए। लेकिन सौभाग्य किसे कहते हैं, इसे जिंदगी में पहली बार किशोर ने उसी दिन जाना था जिस दिन लीना का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, लीना तुम एक बार अपने मुंह से कह दो, कहो लीना। यानी वो जिसे दुर्भाग्य, आज जो उसे दुर्भाग्य लग रहा है, वो उसके जीवन में कभी परम सौभाग्य की स्थिति रही थी। जब लीना को पूर्व समय वो याद कर रहा है, जब लीना और किशोर मिले थे कॉलेज के दिनों में, तो वो उनको याद कर रहा है। देखो, मेरे पास तुम्हें देने को एक प्यार भरे दिल के सिवाय कुछ भी नहीं है। मुंह से लीना ने सिर्फ इतना ही कहा था, सब कुछ शब्दों में कहकर ही बताया जाता है। किशोर को विश्वास नहीं हुआ था। लगा जैसे संसार की हर चीज अवास्तविक, अनरियल हो उठी हो। यूनिवर्सिटी के लड़के सुना सुना कर आपस में कहते, इसे कहते हैं छप्पर फाड़ कर देना। जिंदगी साले की ट्यूशनें करते, फ्रीशिप और स्कॉलरशिप के लिए इस मेंबर से उस मेंबर के यहाँ चक्कर लगाते बीती, और आज देख लो क्या पकड़कर असिस्टेंट कमिश्नर का दामाद होने जा रहा है। लेकिन बेटे, हाथी बांध तो रहे हो, उसे खिलाओगे क्या? यानी कि बहुत ही गरीब किस्म का लड़का रहा है किशोर, और उसे बहुत ही पैसे वाली एक लड़की होती है लीना, वो उससे प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सभी लड़के इस बात पे आश्चर्य करते हैं कि जो स्कॉलरशिप के माध्यम से जिसने पढ़ाई करी है, जो ट्यूशनें कर करके घर खर्च चलता है, उसको लीना जैसी सुंदर और इतने पैसे वाले दौलत वाले बाप की बेटी मिल रही है। फिर उसे समझाते भी थे कि हाथी पाल तो रहे हो, लेकिन खिलाओगे क्या। ये कहावत है कि हाथी का पालना बहुत बड़ी बात है। यानी हाथी खरीद भी लो तो उसकी खुराक इतनी होती है कि हर कोई उसे मतलब नहीं संभाल पाता। हाथी नहीं, हथनी, सफ़ेद हथनी, जो इतना बड़ा जानवर देगा वह 2-4 गन्ने का खेत भी देगा ही। असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स कहते किसे हैं, कुछ पता है? यानी किशोर साहब वहाँ खेत पर जाकर ही मड़हिया डाल देंगे खेत पर, और वो जो कमिश्नर साहब के 3-3 बुलडॉग बैठे हैं, सो मोनालिसा के भाई जमाई जी की वो खातिर करेंगे कि सीधे घर आकर ही, मतलब आपस में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। और जो है सो है, पर यार फांसा खूब, नोट्स तैयार करके पढ़ने के पार्टनर, ये फायदे हैं, समझे कुछ?
तुम जिंदगी भर बैठे बैठे लाल स्याही से किताबों पर निशान लगाते रहना, कोई छमिया पूछ नहीं आएगी। घोटू राम का सिर कढ़ाई में और पांचों उंगलियां घी में। कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो आदमी को क्या चाहिए, एक खूबसूरत सी कॉपी में नोट्स तैयार करके अलग रख ले। तो आपस में ये लड़के बात करते थे लीना और किशोर की जोड़ी को देख के। मगर डार्लिंग ये हुआ कैसे, बाप साले की आंखें हैं कि बटन, उसे टिपता नहीं है कि जो चुगद सारे दिन ट्यूशन करे, न जिसके सिर पर छत हो न पैर तले फर्श, वह क्या खिलाएगा बिटिया को। त्रियाहट मिलॉर्ड त्रियाहट, लौंडिया बिना खाए पिए सत्याग्रह किए पड़ी रहे तो बोलो बाप बेचारा क्या करे। अरे जनाब करे क्यों नहीं, मर्द बच्चा हो तो हंटरों से वो ठुकाई करे कि सारा रोमांस फाख्ता हो जाए। अरे इन मजनू साहब को तो यूं चुटकियों में उड़ा दे, कटवा के बहा दे रातों रात। क्या मजाल, जो किसी को सुराग भी लग जाए, जरा भी हिम्मत होनी चाहिए मिस्टर, हिम्मत। यानी ये कॉलेज के लड़के थे जो उन दोनों के रोमांस को देखकर बातें करते थे, प्यार को देखकर। हिम्मत तो भाईजान किशोर की माननी पड़ेगी। यानी कि एक पैसे वाली लड़की और बिल्कुल गरीब लड़का है जिसके पास ना रहने को घर है ना कुछ, नॉनसेंस। उसकी तो आज भी हिम्मत उस बाउंड्री में घुसने की नहीं होती। वो तो हमारी मोनालिसा ही सब कुछ कर रही है, मोनालिसा है ना। मोनालिसा इतनी खूबसूरत थी लीना कि उसको लोग लीना तो मोनालिसा कहते थे उसको ना, बिल्कुल तराशी हुई मूर्ति के समान थी वो। हाय मोना तेरी यह दुर्दशा। लड़के देखो इतना, ये आधुनिक युग की कहानी है, बिल्कुल जैसे कॉलेज के लड़के बातें करते हैं ना आपस में, सेम वो की वो उठा के एज इट इज लिख दिया है। इन फिक्रे और कहो कहो के बीच किशोर भले ही अपने को हीरो के रूप में देखने लगा, लेकिन यह सच है कि लीना की दृढ़ता और साहस के आगे कहीं वह अपने को बहुत छोटा और नमित महसूस करता था। और उसमें भी झूठ नहीं कि शादी हो चुकने के बाद वाले दिन तक असिस्टेंट कमिश्नर दीक्षित के बंगले के फाटक का बिवेयर ऑफ डॉग के ऊपर वाला कुंडा खोलते उसका दिल धड़धड़ करने लगता था। अल्सेशियन कुत्तों के डर से नहीं, लीना के भाइयों के डर से भी नहीं, बल्कि दीक्षित साहब की नजरों के डर से। खून को जमा देने वाली उन ठंडी निगाहों के सामने पढ़कर वापस आ सकने लायक शक्ति उसमें रह जाएगी या नहीं। आज तो लगता है जो कुछ उन दिनों हुआ, किशोर उन सब का मात्र तटस्थ दर्शक था। शादी दीक्षित साहब के यहाँ नहीं हुई थी, कोर्ट में। इसके पहले और बाद ट्रेजेडी ऑफ फॉर्स 2 नाटक हुए थे। यानी शादी के पहले मार डालने, उस लफंगे को कहीं का न रखने और 5 दिन भूखे रखने, कमरे में बंद करके सड़ने देने का नाटक हुआ। उसके अंतिम अंक में एक दिन किशोर ने लीला को अलसुबह अपनी कोठरी के दरवाजे पर खड़ा पाया, बदहवास खाली हाथ। अपने घर रहने आई हूँ, कितनी मुश्किल हुई है निकलने में कि बस अब कोई हमारा क्या कर सकता है। कानूनन हम लोग पति पत्नी हैं, फिर किस तरह भाड़ में जाओ के अंदाज में सब दिखावा करना पड़ा। किस तरह मसूरी के एक होटल में डबल बेडरूम का इंतजाम करके उन्होंने 2 ट्रेन टिकट किशोर को दिए और स्टेशन पर जब अपनी बेटी को विदा किया तो सख्ती के मुखौटे का मोम पिघल आया था, उनकी आंखों में नमी तैर आई थी। लेकिन एक तनाव बना रहा और उदासीनता का अभिनय करता किशोर गर्दन अकड़ाए अपने और दूसरों के विश्वास दिलाता रहा। वर्ग की दीवारें आखिर मनुष्य की भावनाओं को कितने दिनों तक कुचलेंगे। आदमी ही तो है जो इतिहास को बनाता है और बदलता है। प्रतिष्ठा, धन की, जाति की, पोजीशन की प्रतिष्ठा हम लोगों के भाग्य का निर्णायक क्यों हो, लेकिन ये सारे घिसे पिटे वाक्य वातावरण में व्याप्त अपमान के डंक से उसे अछूता नहीं रख पाते थे। यानी कि वर्तमान युवाओं की सोच है कि जाति धर्म में क्या रखा है, ऊंच नीच में क्या रखा है, गरीबी अमीरी में क्या रखा है, प्यार तो ये सब नहीं देखता, प्यार तो वो सब नहीं देखता, हम तो शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे, और वो सब कुछ होता है। नाटक जो हमने ऊपर पढ़ा सब कुछ होता है। फाइनली वो शादी कर लेते हैं। दुखी मन से लीना का बाप भी उसे विदा कर देते हैं, उसके पिताजी भी। पापा ने कुछ नहीं दिया, देने की बात भी नहीं थी और किशोर उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था। लेकिन स्टेशन पर यह मौन आश्वासन भी टूट गया। प्लेटफॉर्म की घड़ी के पास जब हरी झंडी हिली तो उन्होंने लीना के हाथ में एक बंद लिफाफा रख दिया, इसे बाद में देखना। गाड़ी चली तो किशोर को लगा कि दीक्षित साहब ने ना तो उससे हाथ मिलाना चाहते हैं ना आंखें। वो यूं ही खोए खोए से सख्त चेहरा किए एक और खड़े रहे, उससे नहीं लीना से उखड़े उखड़े बोलते रहे। स्टेट एक्सप्रेस का डिब्बा एक हाथ से दूसरी हाथ की यात्रा में मानसिक उत्तेजना प्रकट करता रहा। गाड़ी चली, लिफाफा खुला, लीना के नाम 5,000 का अकाउंट पे ही चेक था। पहली चीज किशोर के दिमाग में टकराई, सिर्फ 5,000। फिर लगा ये 5,000 रुपयों का नहीं, 5,000 अविश्वासों का चेक है। जिस आदमी के साथ तुम जा रही हो उसके साथ कभी भूखी मरने लगो तो इन रुपयों से काम चला लेना। किशोर का चेहरा पढ़कर लीना समझाती रही, पापा बेहद कट्टर सिद्धांतवादी आदमी हैं।
वे कहते हैं कि झूठे दिखावे और रुपए की बर्बादी से क्या फ़ायदा, जो रुपया देना है वह सीधे ही क्यों ना दे दिया जाए, बजाय इसके कि वे हमें कोई उल्टी सीधी चीज़ दे देते और हमें पसंद ना आती। क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं कि हम अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद लें। वह कुछ नहीं बोला, अपने जुकाम को बार बार रुमाल से साफ कर करके रखते और स्टेट एक्सप्रेस का टीन हाथ में लेकर बातें करते दीक्षित साहब की आकृति ही उसके सामने घूमती रही। 11-12 साल हो गए, उस आकृति की रेखाएं अब अलग अलग लोगों के चेहरों में समा गई हैं और उसे ज्यों का त्यों याद कर लेना भी उसके लिए संभव नहीं रह गया। यानी उस दिन के बाद वो कभी भी दीक्षित साहब से नहीं मिला, लेकिन उस दिन वाला प्रभाव आज भी दिमाग से नहीं जाता। मुंह की ओर बढ़ता सिगरेट वाला हाथ और सांवले सांवले होठों का उसे पकड़ने के लिए उद्ग्र हो जाना, बाईफोकल चश्मे से बाज जैसी तेज निगाहों का झांकना, सुप्रीम कॉन्फिडेंस और हर चीज को आर पार भेद कर उसको जाने बैठे होने का दम्भ, सब मिलाकर एक ऊंचाई पर खड़े हिकारत से नीचे देखते व्यक्ति की ललकराती भंगिमा। मन ही मन दांत पींचकर किशोर ने सोचा, साला शक्ल से ही टोडी बच्चा लगता है, हमारी सरकार ने इन लोगों को रिटायर क्यों नहीं किया। फिर एक दूसरा शब्द दिमाग में आया, ब्यूरोक्रेट्स। यानी उनको कॉलेज के टाइम से किशोर जानता है, उनको असिस्टेंट कमिश्नर है, वो काफ़ी उनका रुतबा है, प्रभाव है, और उनकी बेटी है लीना जिसकी शादी हो जाती है किशोर से। हवा ठंडी थी, खाना खाकर दोनों बाहर निकले थे और कुलड़ी माल पार करके रिक्शा स्टैंड के सामने ही दीवार पर जरा एक और हटकर बैठ गए थे। अंधेरे में जगमगाती बत्तियों की आड़ी तिरछी मालाएं टूट टूट कर नीचे उबड़ खाबड़ अंधेरे में चली गई थी कि क्रेंक के गुच्छे के बाद बस कहीं कहीं बत्तियां सड़क का आभास देती थी। नीचे बहुत दूर हल्के उजास को देखकर लगता था वहां देहरादून है। कभी कभी मैं सोचता हूँ लीना, 3 दिनों से घुमड़ती बात को किशोर शब्द देने की कोशिश कर रहा था, कहीं हम लोगों से कुछ गलत तो नहीं हो गया। वह लाइब्रेरी चौक वाले मंडप को देखता रहा। लीना की इस सारी दृढ़ता ने उसे डरा दिया था। जो लड़की अपने दबंग बाप की फिक्र ना करे वह सचमुच डरने लायक ही है। काले शॉल को एक बार खोलकर सारे कंधे ढकते हुए लीना सामने देखती बोली, देखो किशोर, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं जल्दी निर्णय नहीं लेती और जब एक बार निर्णय ले लेती हूँ तो उस पर टिकने की कोशिश करती हूँ। पापा को भी जानती हूँ और तुम्हें भी समझती हूँ। सब जानते बूझते हुए पूरे होश हवास में ही तुम्हारे साथ कोर्ट गई थी और सच कहूँ मैं इसे भी पापा की मेहरबानी ही समझती हूँ कि उन्होंने इतना किया। मैं तो तुम्हारे यहाँ जब पहुँची थी तो इस सब का मोह छोड़कर पहुँची थी, जानती थी यह सब नहीं होगा, नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। गहरी सांस लेकर उसने धीरे से कहा। लीना के स्वर की यह दृढ़ निर्णयात्मकता उसे अपने आप की विरोधी लगती और अचानक उसे दीक्षित साहब की वह मुद्रा याद हो आई जो उसे महसूस कराती थी मानो वह जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा हो। खैर जो हुआ सो हुआ, पापा को माफ कर दो। देखो उनका सोचने का, दुनिया को देखने सुनने का, चलने चलाने का अपना एक तरीका है, शायद उसे अब वे भी नहीं बदल सकते। कम से कम तुम उनकी इसी बात का लिहाज कर दो कि मैं उनकी इकलौती लड़की हूँ, भाइयों में सबसे बड़ी। मेरी शादी वे सचमुच शौक से ही करना चाहते थे। लीना का गला भर आया। यही जरा सी अटक इस समय आ गई है, वरना हम जानते हैं कि पापा के मन में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है। बहुत बार उन्होंने कहा है किशोर ईमानदार और मेहनती लड़का है, उसे देखता हूँ तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। और वह विस्तार से बताती रही। पापा खुद सेल्फ मेड आदमी है, चाचा ताऊओं ने तो हरी झंडी दिखा दी थी, खुद पढ़े, छोटे भाई बहनों को पढ़ाया, भाइयों को नौकरी दिलाई, बहनों की शादी की। आज जो कुछ है सिर्फ अपने बूते पर। आपके संघर्ष को वे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। खुद उन्होंने क्या कम तकलीफें देखी हैं, इसलिए जानते हैं कि अभाव क्या होता है। शायद यही वजह है कि हम लोगों की कभी किसी इच्छा को अधूरा नहीं रखा। आधी रात को उठकर अगर हम लोगों ने कहा पापा ट्राईसाइकिल लेंगे तो आदमी दुकान खुलवाकर ट्राईसाइकिल लाया है। कहते थे मेरी इच्छाएं अधूरी रह गई तो मैं अपने बच्चों का मन क्यों मारी। यानी बेसिकली लीना के पापा जैसे सबके पापा होते हैं वैसे ही हैं। लीना का यह बहाव किशोर को किनारे पर अनभीगा करके छोड़ जाता। और तुम आए भी हो तो एक ऐसे आदमी के साथ जिसने खुद कभी जिंदगी में नहीं जाना कि इच्छाएं पूरी होना किसे कहते हैं। भैया को 100 यानी 80 या 100 रुपये मिलते हैं, बच्चे हैं, बेपड़ी भाभी हैं जिन्होंने मुझे माँ की तरह पाला है। माँ बाप का प्यार मैंने तो सिर्फ भैया में ही पाया है। इसलिए कभी कभी सोचता हूँ कि दोस्ती तक तो हम लोगों के संबंध ठीक थे, लेकिन आगे ... फिर वही बात देखो, कोई भी लड़की जब ऐसा निर्णय ले लेती है किशोर तो खूब आगे पीछे सोच कर लेती है। मुझे सभी तरह की जिंदगी जीने की आदत है। उसने किशोर का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आज तो तुम्हारी लेक्चरशिप पक्की है ना, इसलिए एक आधार है। यह ना भी होती तब भी मैंने तो आने का निर्णय कर ही लिया था। अब हम दोनों के सुख दुख अलग कहाँ रह गए। अरे मैं तो कहती हूँ इस साल में
फाइनल किए लेती हूँ, फिर निश्चिंत होकर पीएचडी कर डालो, ये ट्यूशन और नोट्स तो तुम बंद ही कर दो, मैं भी कोई छोटी मोटी नौकरी ले लूंगी। फिर बहुत ही लाड़ और सांत्वना से उसके कंधे पर बाहर रखकर बोली, छोटी सी जिंदगी है, यूं ही बीत जाएगी। यानी कि अभी वो प्रेम में खोए हुए दो प्रेमी ही हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है, पति पत्नी अभी वो नहीं बने हैं। हर व्यक्ति से मतलब हर लड़का लड़की कॉलेज के दिनों में ये जो स्वप्न होते हैं ना, इनकी एक दुनिया बनाता है। और जितनी जल्दी लव मैरिज होती हैं उतनी जल्दी टूट भी जाती हैं। बहुत से उदाहरण है, सभी नहीं टूटती लेकिन काफ़ी टूट जाती है। कारण शायद इस कहानी में हम समझ पाए। और ये जो एक समय होता है ना कॉलेज टाइम, उसमें सब कुछ करने की हिम्मत होती है मन में, और ऐसा लगता है कि मन बगावत करने पे उतारू। जो कुछ समाज में कहते हैं ना ये नहीं करना चाहिए, वो सब करना चाहता है। वही कपड़े, जो फैशनेबल कपड़े पहनना, ये सब काम उस टाइम करने को दिल चाहता है। आज भी याद है, किशोर को लगा था कि लीना के मुंह से अपनी बात नहीं, फिल्में और रूमानी किताबें बोल रही थी। जैसा मैंने कहा कि ये प्रेम में डूबे हुए दो व्यक्ति बोल रहे हैं। घड़ी देखकर जब वे लोग उठे तो लीना ने उसे इस तरह दिलासा दिया जैसे बच्चों को समझा रही, देखो हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, बहुत तकलीफ है, असुविधाएं, अपमान और बदमजगी होती है, लेकिन यात्रा पूरी करने के बाद कोई भी उन्हें याद नहीं रखता। पापा ने गलत किया या सही, अब तो हमारी जिंदगी अपनी और स्वतंत्र जिंदगी है, पापा उसमें कहाँ आते हैं। हाँ, पापा उसमें कहाँ आते हैं, ना होगा तो आगे उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। उस दिन सुनसान मार्ग पर किशोर ने लीना को कमर से अपने पास खींच लिया। तुम बहुत समझदार हो लीना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कभी कभी, ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण लगने लगती हैं, इसी तरह भटकाम में मुझे सहारा देती रहना। मन में सोचा, लीना जिस वर्ग और जिन लोगों में रहती है, निर्णय, दृढ़ता, स्पष्ट चिंतन उन लोगों की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि परिस्थितियों पर उनका नियंत्रण होता है। अब एक और दृश्य बदल जाता है। छोटी छोटी बातों के महत्वपूर्ण लगने का सिलसिला शुरू हुआ था, यह तो स्पष्ट याद नहीं, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। खत्म हुआ किशोर और लीना को अलग करा के एक नए सिलसिले की शुरुआत करके। आज लीना का आशय उसी अतीत से है क्या? उसने पाइप निकाल लिया, सुलगाया और सिरे से पकड़कर पीता रहा। अब दृश्य बदलता है, मानी कि किशोर बैठा हुआ, रात के सन्नाटे में बैठा हुआ अपने पुराने जीवन को याद कर रहा है। कॉलेज की स्मृतियां, विवाह पूर्व की स्थितियां आती हैं और अब वो याद कर रहा है अपने विवाह के बाद की स्थितियों का। कुछ घटनाएं अभी भी भुलाए नहीं भूलती, और आज भी किसी लड़की को टेनिस खेलते देखकर, किसी पार्टी में, होटल में छुरी कांटे उठाते रखते याद आ जाती है। दीक्षित साहब की ओर से शादी का डिनर था, उनके लॉन में छुरी कांटे से दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन या किसी के घर एट होम पार्टी खा चुका था, लेकिन खास सुविधाजनक ना होते हुए भी खाने में दिक्कत नहीं हुई। समाप्त करके उसने छुरी कांटे का क्रॉस बनाकर खाली प्लेट में रख दिया और चुपचाप होठों पर फरमाइशी मुस्कान लाकर मेहमानों की चुहल पर हंसने का प्रयास करने लगा। वे सब अपनी ही बातों में व्यस्त थे और शायद किसी को एहसास नहीं था कि जिसकी शादी की पार्टी में वे लोग खा रहे हैं, वे व्यक्ति भी वहां उपस्थित है। पास बैठी लीला ने बहुत धीरे से पूछा, अरे आप खा चुके क्या? लापरवाही से उसने कहा, हाँ कहा, और दीक्षित साहब की तय किए नैपकिन को होठों से छुलाना देखता रहा। तभी औरों की निगाह बचाकर लीना ने धीरे से उसकी प्लेट के छुरी कांटे के क्रॉस को बिगाड़कर उन्हें दो समानांतर लेखाओं में रख दिया। उसने भी देखा खाना खत्म करने वाले समानांतर ही रखते हैं और उसकी जानकारी गलत थी। थोड़ी देर वह उधर से ध्यान हटाए रहा, मगर बाद में जाने क्या हुआ कि फिर से उन्हें क्रॉस की शक्ल दे दी। मेज के नीचे लीना ने धीरे से उसका पांव छुआ तो उद्धव भाव से बोला, अभी एक कटलेट और लूंगा। तब से वह लीना के साथ खाते समय खाना खत्म करके छुरी कांटों को क्रॉस की ही स्थिति में रखता। आपने राजा हिंदुस्तानी पिक्चर देखी होगी, उसमें जब आमिर खान करिश्मा कपूर के घर पे जो पार्टी होती है शादी के बाद, उसमें जब जाता है तो उसकी जो हालत होती है ना, तेरी तिजोरी का सोना नहीं, दिल है हमारा खिलौना नहीं, तो वो वाली स्थिति इसकी है कि वैसे तो गरीब है लेकिन अब ये विद्रोह की स्थिति में आता है। समानांतर बराबर न रख के छुरी कांटे को वो कैसे रखता है? क्रॉस बना के रखता है जानबूझ के। फिर यानी ये छोटी छोटी बातें जो उनके संबंधों में महत्वपूर्ण स्थान रखने लगती हैं, और अब देखेंगे कि इनका खुशहाल जीवन या किसी भी प्रेमी जोड़े का जीवन किस प्रकार बदल जाता है, किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ को इफेक्टेड करती है, और इतना इफेक्टेड करती हैं, इतना प्रभावित करती हैं कि हम फाइनली जो है अलग होने का फैसला कर लेते हैं जब असहनीय हो जाती है। तो
फिर उसका गटगट पानी पीना, चप चप खाना और हरिओम की लंबी डकार के साथ तृप्ति का संतोष प्रकट करना लीना को पसंद नहीं है। यह जानते हुए भी वह उसे चिढ़ाने के लिए यही करते हुए खाता। उसे लगता है इसमें लीना की व्यक्तिगत नापसंदगी उतनी नहीं है जितनी हिकारत की यह भावना कि तुम्हें सभ्य समाज में उठने बिठने का मौका नहीं मिला, इसलिए शायद यही नहीं जानते कि यह अशिष्ट है। कोई चीज स्वादिष्ट लगती तो जल्दी जल्दी लंबी सड़ाकेदार आवाज के साथ मुंह भर लेता और झूम झूम कर गुनगुनाते हुए उसका स्वाद लेता और लीना की आंखों में पड़ता, शायद पहली ही बार खा रहे हो ना। हालांकि यह भी समझ लेता कि उसके ऐसा करते समय जानबूझकर लीना दूसरी ओर मुंह करके रसोई में झांकने लगी है। लीना को धोबी की धुली साफ सफेदी इस्त्री की हुई साड़ी पहनकर सोने का शौक था और उसका आग्रह रहता था कि वह भी धोबी का धुला धुला कुर्ताया पजामा पहनकर सोए, लेकिन किशोर किसी भी तरह अपने मन को तैयार न कर पाता था। जिस तरह के कपड़ों को वह 2-2, 3-3 दिन पहनता और बाहर से लौटकर उन्हें खूंटी या किवाड़ पर लटका रहा है कि अगले दिन पहनने लायक रहे, उन्हें पहने ही कैसे बिस्तर में घुस जाए। 2 घंटे उन पर क्या, इसलिए बेचारे धोबी ने मेहनत की थी। अक्सर ही लीना स्त्री ठीक ना होने पर आधे कपड़े धोबी को लौटा देती कि उन्हें पहनते ही बिस्तर पर लेटकर बराबर कर देना है। लोटे में अंगारे भरकर रात को देर तक अपने हाथों के धुले कपड़ों पर इस्त्री करना उसे अभी तक याद है, इसलिए इस्त्री करने के परिश्रम को भी जानता है। वह उस कुर्ते पजामे को यूं ही सिरहाने रखा छोड़कर कहीं से कोई गंदे कपड़े निकाल लेता। क्या है, कहीं कोने में ना पड़े रहें, शरीर पर ही रहें, सोना ही तो है। लीना चिढ़ाती, तुम्हें गंदे कपड़े पहनने का खास शौक है। उसे लगता, कह रही हो, साफ कपड़े पहनने की आदत नहीं है ना। यानी देखिए, लीना जिस समाज में पली है, जिस वर्ग में पली है, वहाँ सब इस तरीके का व्यवहार नहीं होता। जो किशोर है वो अलग तरीके के समाज में पड़ा है। अब बात यह है कि ये लड़कों में, पुरुषों में अहम वाली चीज होती है। अब लीना उसे अच्छी बात करी, मान लो तुम्हें प्रेस करे हुए कपड़े नहीं पहने तो धुले कपड़े तो पहन के सो, कम से कम गंदे कपड़े पहन के सोने की क्या जरूरत है। तो अब तो लीना के प्यार में पागल थे, तब तो शादी कर ली, सब कुछ कर, लेकिन बाद में ये ईगो, ये अहम आ जाता है रिश्तों के बीच। अब वो सीधी भी बात अगर उसको कहेगी तो वो जानबूझ के, हम देख रहे हैं कि किशोर जानबूझ के गटगट करता है। तो ये भी तो हो सकता है, ये एक तरीका ये भी हो सकता है कि उसे पता है जब आप उससे प्रेम करते हो तो क्यों चाहते हो कि सब कुछ, चलो ठीक है, जो बातें आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए अपने व्यवहार में बदलाव ले आओ तो क्या, जिंदगी कितनी खूबसूरत है और दोबारा भी नहीं मिलनी, खूबसूरती से जिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होने देती ये अहम की भावना। आइए देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। इंटरव्यू के लिए जाना था, लीना ने उसकी अटैची बिस्तर तैयार किए, अपनी बैत की चौकोर टोकरी में से 2 प्लास्टिक की प्लेटें, गिलास, तौलिया, नैपकिन, केले, संतरे इत्यादि रख दिए। गुसलखाने से निकलकर गीले बालों को झटके से काटते, छींटे उड़ाते हुए किशोर ने पूछा, अरे भाई ये सब क्या है। लीना व्यस्त भाव से सामान लगाती रही, कुछ नहीं, रास्ते की तैयारी है, पापा की तैयारी मैं ही करती थी। किशोर ने मुलायम स्वर में कहा, क्यों ये सब बेकार मेहनत कर रही हो, रास्ते में मेरा मन ही नहीं होता कुछ खाने पीने को, फिर 3rd क्लास में आदमी खुद ही बैठ जाए, इतना काफी है, ये तामझाम जितना कम हो उतना अच्छा है, बेकार टूट टाट जाए। फिर जब कंघी अंदर रखकर लौटा तो असली बात कही, इसके लिए एक कुली अलग से करना होगा, अटैची बिस्तर का क्या है, लिए और हाथ में लटका लिए। लीना का हाथ रुक गया, उसने गौर से किशोर को देखा और उसके आगे बाईफोकल चश्मे से झांकती दीक्षित साहब की आंखें आ गई। अगला दृश्य बदलता है, यानी कि ये छोटे छोटे दृश्यों से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि प्रॉब्लम किस तरीके से शुरू हुई। लीना को शौक था घर में अच्छे पर्दे हों और उसे लगता पुरानी साड़ियों के पर्दे क्या बुरे हैं। घर में नए टी शर्ट की जरूरत थी। भेंट में मिले टी शर्ट दीक्षित साहब के साथ ही उस शहर में छूट गए थे और वह वहां जाना नहीं चाहता था। तय हुआ शाम को साथ चलेंगे, लेकिन वह खुद ही कॉलेज से बाजार चला गया और जब आया तो 2nd ग्रेड का टी शर्ट साइकिल की डोलची में था। किसे बेमालूम सी चटक या टेढ़ेपन को कौन गौर से देखता है। चीज तो आधे दामों में आ गई। लीना ने देखा तो नाक बहुत सिकोड़ ली, क्या उठा लाई। अगले सुबह वह खुद जाकर नया सेट उठा लाई, बोली तुम्हारे पैसे नहीं खर्च किए, अपने पैसों से लाई हूँ। अपने पैसों को लेकर उसके मुंह तक कोई बात आई भी तभी कोई आ गया। ये सब तो चला बिना बोले, लेकिन एक दिन जब रेस्तरां से निकले तो बोलने का लिहाज भी टूट गया। शायद उसे इतना बुरा ना लगता, लेकिन साथ में था किशोर का एक सहकारी, अंग्रेजी विभाग का मेहता। लीना का फाइनल था, इसलिए मदद करने अक्सर मेहता आ जाता था। शाम को प्राय साथ ही प्रोग्राम बनता, कम से कम चाय साथ ही पीते थे। जब तक किशोर पैसे निकाले कि मेहता ने झटके से पर्स निकालकर 10 का नोट
थाली में फेंक दिया। टिप के 4 आने छोड़े और बाहर आते हुए बोला, मैं समझता हूँ इन बेचारों को कुछ ना कुछ जरूर छोड़ना चाहिए। ये होटल वाले इन्हें देते ही क्या है, सारा गुजारा तो टिप्स पर ही चलता है। हमारे ये टिप देने में सबसे ज्यादा तकलीफ पाते हैं, लीना हंसकर बोली। बहुत दिल कड़ा करके छोड़ा तो एक आना छोड़ दिया। हम पूछते हैं ये पैसा फेंकने से क्या फायदा? उसने बचाव पक्ष की दलील दी। एक तो 2 पैसे की चीज 4 आने दो, फिर यह टैक्स। मैं कहता हूँ ये टिपबाजी विदेशों में इतना बड़ा सिरदर्द हो गया है कि लोग परेशान है। दरवाजा खोला है, टिप दीजिए। लिफ्ट में लाए, टिप दीजिए। टैक्सी का भाड़ा दिया है, टिप दीजिए। होटल के बहरे ने आपकी डाक ला कर दी है, टिप चाहिए। टिप ना हुई साली मुसीबत हो गई। हमें तो इस सबको डिस्करेज करना चाहिए भाई। चीजों के दाम आप 2 पैसे और बढ़ा दीजिए, लेकिन टिप के नाम पर ये जेब कतराई तो बंद कीजिए। मैं तो इसके एकदम खिलाफ हूँ। वह लीना से बहस के अंदाज में बोलता रहा। खैर, अच्छा या बुरा सभ्य समाज का एक तरीका बन गया है, लीना ने बताया। अच्छा, सभ्य समाज है? एक पूरे वर्ग को बख्शीश और टिप्स पर पालना गुलामी है। किशोर को गुस्सा आ गया। ऐसा ना करे तो ये लोग भी ठीक से सर्व नहीं करते, कोई सुनेगा ही नहीं। यानी जिसके पास टिप देने को फालतू पैसे ना हो, उसके यहाँ आने का हक नहीं, और ना ही उसे खाने पीने का हक है, ना अच्छी जगह बैठने उठने का। उसकी बात में कड़वाहट आ गई। बिल के पैसे हो ना हो, लेकिन टिप जरूर हो। अब यानी वो लड़ पड़ा लीना से। इसे पर्सनल क्यों बनाते हो किशोर? लीना ने निर्णय के ढंग पर कहा। बहरहाल आपकी बात ठीक भी हो, फिर भी मैंने देखा है कि पैसा आपसे छूटता नहीं है। लीना ने मेहता के बड़े हुए हाथ से पान लेकर मुंह भर लिया। किशोर की आंखों के आगे बिहेवियर ऑफ डॉग का फाटक घूम गया। बोला, लीना जी मुझे मिलते हैं 200 रुपये, सो भी आज। और आपको रहने की आदत है उस माहौल में जहाँ 1000 रुपये तनख्वाह और 1500 की ऊपर की आमदनी होती है। वे लोग 5 रुपये के बिल पर 1 रुपया टिप दे सकते हैं। अब यह दृश्य बदलता है। उस दिन लीना की आंखों में आंसू आ गए थे और घर आकर तो वह फूट फूट कर रोने लगी। रात भर रोती रही और किशोर डरे बच्चे की तरह माफी मांगता रहा। अक्सर उसे दया भी आती थी। लीना सब्जी काटती या झाड़ू लगाती, सफाई करती, कपड़े धोती तो किशोर का मन एक अजीब करुणा से भर भर आता। बेचारी लाड प्यार नाज नखरों से पली लड़की कहाँ आ गई है? अब वह आगे आगे सारे काम कर देता, वह पीछे। वह कपड़े भीगे छोड़कर आती तो धोकर सुखा देता। वह ब्रश करती तब तक खुद स्टोव जलाकर चाय बना देता। वह खाना बनाती तो नहाने से पहले कमरे झाड़ देता। लीना किताबें खोले पढ़ रही होती तो वह चुपके से बर्तन मांज डालता। हालांकि यह चीजें उसे और भी चुभती थी कि लीना जान गई है, फिर भी न जानने का बहाना करके बैठी पढ़ रही है। लेकिन देखकर अनदेखा करना मुश्किल हो जाता तो लड़ती और वह कहता, देखो लीना, मुझे तो यह सब करने की आदत है, शुरू से किया है। भाभी बीमार या बाहर होती थी तो सभी कुछ करता था, लेकिन तुमने तो रसोई में झांक कर भी नहीं देखा होगा। उसका गला रुंध जाता। तुम भी क्या सोचती होंगी लीना? कहाँ ... लीना गहरी सांस लेकर झिड़क देती। जब वह सच संवर कर बाहर निकलती तो किशोर उसे देखता रह जाता। हेयर स्टाइल, मैचिंग सेंस, हर चीज का चुनाव और स्तर, सभी में कुछ ऐसी नफासत और अभिजात्य रहता कि लगता वह किशोर से बहुत दूर चली गई है, अप्राप्य और दुर्लभ होती है। उसे अपने आप बहुत ही छोटा और अकिंचन महसूस होने लगता। वह खुद ही मानो अनाधिकारी, गैर और अजनबी बनकर उसे ठगा सा देखता रह जाता। उस क्षण उसे लीना के सौंदर्य और सौंदर्य बोध पर गर्व मिश्रित संतोष जरूर होता, लेकिन पीछे कहीं रीढ़ के भीतर आशंकित भय सुरसुराया करता। सचमुच वह लीना के लायक नहीं है। कहाँ वह और कहाँ लीना? जरूर लीना भी तो अपने आप को और उसे देखकर कभी कभी सोचती ही होगी कि वह कहीं गलत कर बैठी है। जाने उसे यह कैसे विश्वास हो गया कि अब लीना को उसके साथ आने का अफसोस होने लगा है। इधर वह अधिक सुस्त और उदास रहने लगी है। कहाँ इस समय वह किसी शानदार गाड़ी में बैठी घूमने जा रही होती, कहाँ बार बार धूप में रूमाल से गले कनपटियों का पसीना पहुँचती, धूल धक्कड़ में रिक्शे में लदी पहिए से साड़ी बचाती चली आ रही है। साथ लगे इस बुद्धू, चुगत, गुन्ने, मनहूस, कंजूस या गरीब को देखकर क्या हर क्षण धड़कते दिल से यह नहीं मानती होगी कि हाय राम, इस वक्त कोई जान पहचान का ना मिल जाए। हालांकि वह खुद भी बहुत ख्याल रखती थी कि जब किशोर उसके साथ हो तो सबसे अच्छे कपड़ों में हो, मगर उसके पास अच्छे कपड़े थे ही कहाँ। यानी कि कुल मिला के अब लीना कुछ कह नहीं रही है, लेकिन फिर भी किशोर मन ही मन इन सब बातों की कल्पना कर रहा है, जबरदस्ती कल्पना कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वह खुद अपना दुश्मन बन रहा है। देख देख कर, लीना को देख देख कर उसके मन में अजीब अजीब तरीके के भाव उठ रहे हैं। स्वयं को लीना से तुलना करने लग रहा है। और देखिए, ये तुलना है, अहम का टकराव है, जो पति पत्नी के रिश्तों में एक तरीके से दरार का काम करता है। देखो, कल एक जहाज क्रैश हो गया था, आईएसी का विस्काउंट था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसने मेहता और लीना को सुनाया। अक्सर जब वे तीनों बैठते तो किशोर को लगता है जैसे उसके पास बात करने का कोई विषय ही नहीं है।
अपनी इस कमजोरी को छिपाने के लिए वह कुछ उठाकर पढ़ने लगता। हालांकि एक आध बार लीना ने बताया भी कि यह बदतमीजी है। क्या था? लीना स्टॉप के पास थी, जैसे कम सुनती हो इस तरह कान पर जोर देकर पूछा। वैसे भी स्टॉप की आवाज रसोई में गूंज रही थी। उसने डरते डरते मेहता को देखा कि कहीं सुन तो नहीं लिया। इंडियन एयरलाइंस का विस्काउंट था, किशोर ने दोहराया। और वह और मेहता आंगन में मूढ़ों पर बैठे थे। लीना रसोई में पास ही चाय बना रही थी। डिस्काउंट नहीं प्रोफेसर साहब, वाइकाउंट बोलो, लीना ने हंसकर कहा। तो फिर वही बाईफोकल शीशे और तुच्छता का एहसास कराती दो उपेक्षा भरी आंखें उसे तिलमिलाता छोड़ गई। अरे हाँ हाँ, आप कॉन्वेंट में पढ़ी हैं, जरा स्पेलिंग तो देखो, किशोर जिद करता रहा। मेहता साहब जरा इन्हें बताइए, वह वहीं से बोली। मेहता अचकचा उठा, क्षमा मांगने के लहजे में बोला, प्रोफेसर साहब है तो वाइकाउंट ही। विस्काउंट यानी उसमें साइलेंट था। अरे इन अंग्रेजी शब्दों का कोई एक उच्चारण है? किशोर भड़क उठा। अंग्रेज और अमेरिकनों की बात छोड़ दीजिए, इंग्लैंड में खुद हजारों शब्दों के उच्चारण तय नहीं है। एक अंग्रेज बोलता है डायरेक्शन, दूसरा बोलेगा डायरेक्शन, एक कहेगा ऑफिन, दूसरा बोलेगा ऑफ्टिन। लिखा है ल्यूटिनेंट स्कीइंग, पढ़ रहे हैं लेफ्टिनेंट शीइंग। स्पेलिंग है GAO, बोला जा रहा है जेल। आई हेट दिस लैंग्वेज, जो सिर्फ कॉन्वेंट के बच्चों की बाप होती है। लिखा जा रहा है GAOL और बोला जा रहा है जेल, यानी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो। द लैंग्वेज ऑफ इम्पीरियलिस्ट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। और इस शब्द के आते ही उसे लगा जैसे वह मेहता और लीना को नहीं, इन दोनों के पीछे कहीं छिपे दीक्षित साहब को सब सुना रहा है। साले हमारी जवान को कहेंगे वर्नाक्यूलर। जानते हैं वर्नाक्यूलर माने क्या होते हैं? वर्नाक्यूलर मीन्स द लैंग्वेज ऑफ रोमन स्लैब्स, जन्म जन्मांतर के गुलामों की जवान। वर्नाक्यूलर्स, जन्म जन्मांतर के गुलामों की जवान। उसके गुस्से पर लीना जोर से हंस पड़ी। लेकिन इस पर इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? अपनी गलती मान लीजिए ना। और नाराज होकर भी वही भाषा बोल रहे हैं जिस पर नाराज है। वह हत्ती टिकाकर हंसती रही। शराब, उसे जाने क्या हुआ, जोर से उसने अखबार जमीन पर पटका और झटके से उठ खड़ा हुआ। ठीक है, हम कॉन्वेंट में नहीं पढ़े, हमारे उच्चारण खराब सही, लेकिन इसी कॉन्वेंट में तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया। और वह मेहता को स्तब्ध छोड़कर बाहर चला आया। आते हुए कह गया, मैं गरीब आदमी हूँ लीना, लेकिन मेरी अपनी इज्जत है। बाद में उसे अपनी उत्तेजना पर उसे अफसोस होता रहा। 3-4 दिनों के तनाव रोने धोने के बाद उसने खुद लीना से माफी मांगी कि गलती उसी की थी। ना मालूम उसे क्या हो गया था, नहीं क्या होता चला जा रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उसे। जैसे लीना से उसके सामने पड़ने से डर लगने लगा था। लीना की एक खास तरह की दृढ़ या जिद्दी मुद्रा है जिसके सामने वह नर्वस हो जाता है और या तो कुछ उलझुल कर बैठता है या उसे कुछ ऐसा ही हो जाता है। उसे हमेशा खतरा रहता है कि नामालूम किसी मजाक या गंभीरता में वह क्या कुछ कह दे और लीना का चेहरा सांवले गंभीर चेहरे में बदल जाए। वहां बाईफोकल चश्मा उभर उठे। बाईफोकल चश्मा यानी दीक्षित साहब का चेहरा, लीना के पिताजी का चेहरा सामने आ जाए। तो इसके आगे की जो कहानी है हम कल के अंक में पढ़ेंगे। थोड़ी सी लंबी कहानी है तो इसको एक अंक में पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन आधुनिक कहानियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है ये कहानी टूटना। अब जो टूटना शब्द है उसकी क्या सार्थकता है, किस प्रकार और क्या चीज़ टूट रही है, यह आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ कल। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आपको कहानी कैसी लग रही है यह भी बताइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।